नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा से और विधानसभा के बजट सत्र की। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो चुकी है और पहला दिन रहा। 7 तारीख को मुख्यमंत्री जवाब देंगे और बहस के साथ साथ अगर हम बात करें 2008 में वसुंधरा राजे जिस बिल को लेकर के आई थी, धर्मांतरण बिल, एक बार वापस से पुनर्स्थापित किया गया है। उस पर बहस होगी। हालांकि अभी तो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि बिल में क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त घनश्याम मेहर जी हैं कांग्रेस, मनोज सिंह जी हमारे साथ बीएसपी से है और गोवर्धन वर्मा जी हमारे साथ भाजपा से हैं। घनश्याम जी, अभिभाषण को लेकर के बहस चल रही है, बहस हो चुकी है, 3 दिन का समय इसके लिए मुकर्रर किया गया है। क्या कहना है, कैसा क्या रहेगा सत्र? देखिए, इस सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और 1 साल पूरा हो जाने के बाद जो बजट पेश किया गया है और जो राज्यपाल से अभिभाषण दिलाया गया है वो पूरी तरह फ्लॉप है, पूरी तरह असत्य भाषण उनके द्वारा दिलाया गया है। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में नौकरियों का मामला हो, चिकित्सा का हो, बिजली का हो, कानून व्यवस्था का हो, हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि 7-7 करोड़ रुपए की बिजली रोज निकाली जा रही है सरकार के लोगों के द्वारा। तो जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, सरकार खुद ही अगर तस्करी करे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और पूरे प्रदेश में शिक्षा के ढांचा जो चरमरा गया है। आज मेरा विधानसभा में एक प्रश्न भी था कि भाई प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते थे उनकी पढ़ाई का और उनका एडमिशन बंद कर दिया गया है। सरकार के ऊपर 800 करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं कि हमारा पैसा बकाया है और पैसा नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण गरीब लोग और वंचित ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा के आप क्षेत्र में देख लो, डॉक्टरों की सारे पद खाली पड़े हैं, कंपाउंडरों के पद खाली पड़े हैं। कानून व्यवस्था की बात देखो तो कितने बलात्कार प्रदेश में हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक डिम्पल मीणा का कांड था, वो पूरे प्रदेश में कितने उस पर छाया हुआ रहा, पर आज किसी भी स्थिति में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, ये मेरा मानना है। चलिए घनश्याम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मनोज जी, आपके पास में जो स्थिति है उससे आप प्रदेश को भी अवगत कराएंगे। अभिभाषण चल रहा है, आप लोगों के लिए समय भी मुकर्रर किया गया है, क्या कहना है अभिभाषण? देखिए, मैं अभिभाषण पे या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूं कि अभिभाषण है वो भी आंकड़ों का पुलिंदा है। कल हमारे सामने बजट भी होगा, 19 तारीख को आ रहा है, वो भी हो सकता है हमारे आंकड़े हों। लेकिन सही वास्तविकता जो धरातल पर है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रखा है फिलहाल, लूट के अड्डे बन गए सरकारी ऑफिस। जहां भी जाओ पैसा है तो काम करा के ले आओ, पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। कोई किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। पीने का पानी नहीं है, समय पर बिजली नहीं है, आप किसी ऑफिस में काम करा नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ आंकड़े हो सकता है सरकार के पास हैं, खूब सारे देंगे। अब ये जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरी भारत सरकार, राज्य सरकार या इनकी सरकार में, कांग्रेस में भी हुआ होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि नल तो हो सकता है, इस राजस्थान की जनता को लग जाएंगी, लेकिन जल नहीं होगा। और जल नहीं होगा तो नल का मतलब है कि सरकार का पैसा है, पाइपों में चला जाएगा, टूटी घर में लग जाएगी। लेकिन जल नहीं मिले तो वो पैसा बर्बादी है। तो इस तरीके की, चाहे कानून व्यवस्था, मैंने आज अखबार पढ़ा था, मुख्य प्रश्न महिलाओं के अत्याचार हिंदुस्तान में क्राइम रिपोर्ट में महिला अत्याचार में 1 नंबर पर आया है। तो इससे ज्यादा बुरा दौर हमारा क्या हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो, इस आम जन के लिए आप यहां बन के आते हो तो अपने आंकड़ों की पूर्ति करके सरकार को चलाना मत चाहो। सरकार, आम जनता ये कहे कि वास्तव में शासन पर प्रशासन का नियंत्रण है। अगर आपका नियंत्रण नहीं है शासन पर तो फिर आपका कोई आंकड़े कामयाब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार भारत देश के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा एक आलम हो गया है, आम नागरिक के लिए परेशानी हो गई है। इसको रोक लीजिए, नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जनता ने सरकार बदल दी, पाकिस्तान में सरकार बदल दी, कभी न कभी ये जनता आक्रोशित हो गया, राजस्थान की, हिंदुस्तान की सरकार बदल सकती है। मनोज जी, आपने पिछले दिन एक बात कही थी कि जल जीवन मिशन में आपने ठेकेदारों को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी सरकारी नुमाइंदों पर किसी पे भी सरकार या पुलिस का अभी तक कोई शिकंजा नहीं गया है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है? देखिए, उनको भी बचाया जा रहा है। इस तरीके का ही मैं कह रहा हूँ, कानून का बनाने का जब समय आता है, जब आपने धर्मांतरण कानून की बात करी, मैं कह रहा हूँ ये कानून बनाना, हम बैठ खड़े हैं, तीनों दल के लोग हैं, कानून बनाना हमारा काम है, टेबल पीटेंगे और इस कानून को हम पास कर देंगे। लेकिन एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसियां हैं वो उसका 100% दुरुपयोग करती हैं। वो कानून उसी तरीके से चलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, इस राजस्थान में एंटी करप्शन बहुत बड़ा है। हम भ्रष्टाचार के लिए एंटी करप्शन को खड़ा कर रखा है।
रंगे हाथों इस राजस्थान में जिन अधिकारियों को पकड़ा गया, 20 मुकदमे मेरे पास ऐसे हैं जिसमें 20 अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और 20 मुकदमों में एंटी करप्शन ने एफआईआर लगा दी। तो इसलिए हमें एंटी करप्शन पर भी एंटी करप्शन की जरूरत पड़ेगी। या तो एंटी करप्शन कार्रवाई करी उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कहा निर्दोष हैं बेचारे, उनको बेइज्जत क्यों किया गया, उनको पकड़ा क्यों गया, और पकड़ा गया तो फिर निर्दोष कैसे हो गए, वो उनकी एफआईआर कैसे लग गई। तो ये कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग। चलिए आपके पास में भी लौट रहा हूँ। गोवर्धन वर्मा जी हमारे साथ में भाजपा से हैं और सीनियर एमएलए भी हैं। गोवर्धन जी, अभी आपने आपके दो साथियों को सुना कि नियंत्रण होना चाहिए सरकार का, तब ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम करेगी। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, ये ठीक है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी ने जो 12 महीने में जो काम किया है और जिस प्रकार से जो बजट पिछला पेश किया गया था और उसका पूरा फॉलोअप लिया गया, मैं सोचता हूँ कि वो बातें किसी से छुपी नहीं हुई है। आज जिस प्रकार से चाहे हमारी परीक्षाएं हो या बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या गरीब हित में काम करने की बात हो, आज जिस प्रकार से ईआरसीपी का जो फैसला किया गया है, जो समझौता किया गया है, यमुना जल का समझौता किया है, जो शेखावाटी को पानी मिलेगा, ये सब चीजें धरातल पर तब आएगी जब कुछ तो समय मिलेगा या कुछ समय तो लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो काम कर रहे हैं, आज विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बजट का जो पिछला का जो फ्लोप लिया जा रहा है, आपको जमीन आवंटन हुई कि नहीं, आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, आपको बजट मिला कि नहीं मिला, तो ये सब बातें अपने आप में मैं सोचता हूं कि माननीय भजन लाल जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगभग 60-65 हजार हमारे युवा साथियों को जो रोजगार दिया गया है और इसमें बजट में भी जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, मैं सोचता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि घटनाएं पूरी लगाम नहीं हो, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के जो पिछला शासन रहा और उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम देखें तो यहाँ पर बहुत कम ऐसा हुआ है। गोवर्धन जी, मैं आऊंगा आपके पास में। वहां से रविंद्र भाटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप लोगों को भी समय दिया गया अभिभाषण पर, न्यू दिल्ली में आप लोगों की बात हुई होगी, बिल्कुल। क्या कुछ खास मुद्दा रहेगा? देखिए साहब, वर्तमान में अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बड़े स्तर पर जो गवर्नमेंट लैंड थी और किसानों के साथ में कुठाराघात वर्तमान सरकार में किया जा रहा है। गवर्नमेंट लैंड तो लगभग सारी हमारे उस तरफ की अलॉट कर ही दी गई। अभी जो राइजिंग राजस्थान के नाम पे 35 लाख करोड़ का जो एमओयू किया गया था, उसमें से 28 लाख करोड़ लगभग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया, और उसमें भी बाड़मेर और जैसलमेर की सारी लगभग जमीनें दे भी दी है। आप देखिए कि इस जमीनें तो हमने दे दी, आपने प्लांट भी लगा दिए, एक यूनिट भी बिजली इस स्टेट को नहीं मिल रही, एक भी रोजगार वहां के लोगों को नहीं मिल रहा, कोई किसी तरीके का फायदा नहीं हो रहा। मेरा तो इस बार के अभिभाषण में विशेषकर ये निवेदन रहेगा कि साहब कुछ न कुछ आप पॉलिसी लाएं। आज की डेट में राजस्थान युवा बेरोजगारी में सबसे टॉप पे है। अगर मजबूती से काम नहीं किया, इस क्षेत्र के लिए हमने नहीं सोचा, इस स्टेट के लिए नहीं सोचा, तो आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा खराब होगी और युवा धीरे धीरे सड़कों पर आने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें आशा और उम्मीद है आने वाले 4 सालों में और अच्छे से काम होगा, और साथ ही साथ जो नए कानून ये ले आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। मिली जुली रहेगी आपका सारा, अगर अच्छा काम है तो उसकी तारीफ भी करेंगे। निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे तो तारीफ करेंगे, और जहां कहीं जनप्रतिनिधियों की, जनता की आवाज को अगर दबाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से इसका मुंह तोड़ जवाब भी देने के लिए तैयार है। जी, धर्मांतरण बिल भी वापस से इंट्रोड्यूस कराया गया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हम धर्मनिरपेक्ष हैं, सबका सम्मान करते हैं, पर ये जो मजबूरन जो चीजें चलाई जा रही है, इसको लेके जो ये कदम उठाया है, इसका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, रविंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हाकम जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ कैसा नजारा है विधानसभा का? अभिभाषण पर बहस शुरू हो चुकी है। देखो, अभिभाषण में कुछ है भी नहीं। अगर अभिभाषण में तो माननीय महामहिम के मुख से एक झूठ का पुलिंदा उनको पकड़ा दिया गया और उनको उसे पढ़ा दिया गया और उन्होंने पढ़ दिया। एक ये परंपरा होती है, हमारा संविधान है कि भी जो कैबिनेट पास करके भेजती है उसको महामहिम पढ़ते हैं। बाकी न कोई विजन है, न कोई सरकार की योजनाएं हैं, न कोई धरातल पर काम की बात है कि युवाओं को रोजगार क्या देंगे, कब देंगे, न कोई चिकित्सा की बात है, न कोई बिजली की बात है। सिर्फ इधर उधर की राजनीतिक सी बात करके बस महामहिम से पढ़ा दिया गया। हाकम जी, आप तो सीनियर एमएलए हैं, दूसरी बार है आप हैं। हर सरकार ही अपनी ओर से इसी तरह से कि सरकार ने किया क्या वो गवर्नर के श्रीमुख से पढ़वाया जाता है।
तो आपको लगता है कि पहले जो परंपरा रही है वही इस सरकार ने फॉलो किया है? नहीं, हमारी पिछली जो सरकार थी वो जो गवर्नर साहब पढ़ते थे, कुछ किया होता वो पढ़ते थे और कुछ करने की मनसा रखते थे वो पढ़ते थे। अभी नहीं लग रहा आपका? नहीं, अभी कहाँ है? जो पिछली बार घोषणाएं की थी वो घोषणाएं एक धरातल पे नहीं आई, अभी तक शुरू नहीं हुई। अभी तक तो जो पिछले सरकार की जो काम जो सैंक्शन किए हुए थे उनके उन योजनाओं पे ये लोग चल रहे हैं, वही उन्हीं से पूरी नहीं हो रही है। तो पिछली बार जो महामहिम से मुख से कहा गया था वो एक योजना बता दो, उसको हमने धरातल पर लिया है। मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभिभाषण देखिए सरकार का एक मुखपत्र की तरह होता है और उसी को पढ़वाया जाता है राज्यपाल से। अभी हाकम जी भी आरोप लगा रहे हैं, तो हर सरकार का यही रहता है? देखिए, ये तो एक संसदीय परंपरा है और इस परंपरा को अगर आप बढ़ाते हैं उसमें कोई दोहराई नहीं है और करना ही पड़ेगा। रूटीन प्रक्रिया है जिसको करेंगे। लेकिन अगर महामहिम राज्यपाल से अभिभाषण पढ़ा जाए उसमें सारी सत्य बातें हों, जो आंकड़े दिए जाएं वो ठीक होने चाहिए और जो बात गवर्नमेंट अपना कोई विजन लेके आनी चाहिए वो ठीक आगे पालना होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये अपन अभिभाषण का कोई ये कहें कि महामहिम से जो भी है लेकिन सही पढ़ाना चाहिए, असत्य कोई बात नहीं हो, धरातल पर उस बात पर अमल किया जाना चाहिए। अब मूल बात है कि हम लोग बेरोजगार और किसान दो चीज दुनिया में सबसे बड़ी गंभीर विषय हो गए हैं जिस पर सरकार चिंता नहीं कर रही है। तो अभी भी आपको लगता है कि अभिभाषण में कुछ ऐसे आंकड़े हैं? आंकड़े खूब है। आंकड़े तो मैंने बता दिया ना, जैसे धरातल पर जल जीवन मिशन का बड़ा उदाहरण दिया है। हर घर में नल लगेगा लेकिन जल की बूंद नहीं आएगी, तो फिर आंकड़े तो हो गए कि हमने इतने कनेक्शन दे दिए, आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। लेकिन आपका कहना है कि पानी भी आना चाहिए उनसे। हाँ। नहीं, लेकिन एक उदाहरण भी दिया राज्यपाल महोदय ने बाड़मेर का कि वहां पे बड़ी खुशी है कि झोपे में वहां पे नल लगा हुआ था, खोल करके देखा तो जल जीवन मिशन के तहत वहां पानी आ रहा था। चलो, मैं महामहिम साहब ने भी अगर कह दिया और उनकी बात को मैं सदन में कही और उनको मौके पे गए हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा कि भाई आप नल में 3 लाख लोगों के कनेक्शन बताओगे और आप में उसमें कहीं लाख में भी नहीं आएगा, 1,50,000 में आएगा पर 2 लाख को नहीं आएगा, उसकी गणित है। जरूरत तो उसकी है ना। मतलब आपका कहना है कि पानी मिलना चाहिए अगर अब योजना का पैसा खर्च हो रहा है तो? अगर नल की बात कर रहे हो तो हर घर में जल होना चाहिए, इस बात की गारंटी सरकार को करनी चाहिए। तो अभिभाषण में इसका मतलब मेन एजेंडा रहेगा आपका भी? बिल्कुल, बिजली, पानी, किसान, जवान और बेरोजगार मजदूर, इस सरकारों के मैं आज तक पिछले दूसरी बार मैं सदन में आया हूं, मैंने सरकार को आज तक देखा किसी भी पॉलिसी को लेकर चलो फिर भी बेरोजगार किसान का कहीं नाम ले रहे हैं, लेकिन उस मजदूर का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा जिसकी ना भूमि है, भूमिहीन है, उसके कोई पॉलिसी में नहीं आ जा सकता, जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जो मजदूर वर्ग के कैटेगरी के हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनके लिए भी कोई न कोई गवर्नमेंट प्लान लेके आए, उनको भी सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करें। चलिए, गोवर्धन जी के पास में वापस जाऊंगा मैं। घनश्याम जी वापस लौटूंगा आपके पास में। एक बार गोवर्धन जी का रुख करना चाहूंगा। सर, ये कहना है विपक्ष का और आपके साथियों का कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, राज्यपाल से यथार्थ पे बात कराई जानी चाहिए। और हाकम जी ने तो एक बात कही है कि हम तो सच्चाई के और विजन के आंकड़े पेश कर रहे थे, वर्तमान सरकार ने घुमा फिरा करके और फेक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, यानी कि झूठे आंकड़े पेश करने की कोशिश की है। देखिए, विपक्ष का जैसे मैंने पहले ही कहा था कि उसका काम है विरोध करना। जैसे मेरे साथी ने कहा था कि अभी एक भी जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की वो धरातल पर नहीं उतरी है, वो मेरे साथ में चले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बजट में घोषणा की कि हम एक आपका स्टेडियम बनाएंगे, तो उसकी जमीन अलॉटमेंट हो गई है, उसका पैसा मिल गया और काम भी उसका चालू हो गया है। और मैं अभी 3-4 दिन पहले उसका उद्घाटन करके शिलान्यास करके आया हूँ। और मैं दूसरा, मेरी मैं विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में एक उप जिला अस्पताल की घोषणा की गई थी, उसका भी काम चालू है। उसी प्रकार से मैं प्याज मंडी की बात करूं तो उसका भी काम चालू है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं मेरी विधानसभा की बात करता हूं तो राजस्थान में तो काम हुए हैं, क्योंकि हम सब लोगों को बैठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ में बैठाकर बात की कि आप जो भी हमारी घोषणा हुई है उनका फॉलोअप होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री खुद इस बात के लिए चिंतित है कि जो घोषणा की गई है वो काम धरातल पर होना चाहिए। हो सकता है कि जिस प्रकार से आज हम बात करें कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन जिस गति से माननीय मुख्यमंत्री जी जो राइजिंग राजस्थान के द्वारा जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, उद्योग लगाने की बात है, तो कितना बड़ा इवेंट सबसे पहले और पहले ही साल में करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से आज माननीय मोदी जी ने जो इस बजट में प्रावधान किया है कि पहले हमें केसीसी कार्ड के द्वारा 3 लाख रुपए मिलते थे, आज उसको 5 लाख रुपए के गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से राजस्थान
या हिंदुस्तान के विजन को लेकर हमारे माननीय मुखिया चल रहे हैं, चाहे मोदी जी हो और चाहे भजन लाल जी हो। एक बात मैं जानना चाहूंगा, अभी जैसे जल जीवन मिशन को लेकर के अभी मनोज जी ने कहा कि ये सभी की पीड़ा है और ये इस तरह से होना चाहिए। आपने स्टेडियम की बात कही, हाकम जी का कहना है कि इंडिविजुअल केस हो सकते हैं। तो जल जीवन मिशन में आप लोगों ने आरोप भी लगाया और कई लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। तो लगता क्या आपको कि वास्तव में इसकी मॉनिटरिंग होकर के अगर कहीं खामी है तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत? देखिए, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में इनकी जो कांग्रेस की सरकार है पिछले 2-3 साल से काम कर रही है, क्योंकि जल जीवन मिशन आज ही तो चालू नहीं हुआ, 2025 में तो इन्होंने किस प्रकार से काम करवाया, वहां पर किस प्रकार से गांवों में खड्डे खोद दिए गए, आज लोगों को वहां पर जो पाइप डालने थे कितनी दूरी में डाला, कितनी दूरी में, तो ये पूरा काम तो इन्होंने ही किया है। सरकार तो अब बनी है, सरकार उसके पीछे लग रही है कि भाई इसको किस प्रकार से सुधार किया जाए। और जिन्होंने भी गड़बड़ किया है, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, वो अधिकारी कर्मचारी गिरफ्त में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो इसको सुधार करते हुए ईआरसीपी या जल जीवन मिशन जिस प्रकार से एक राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा विजन है और हर घर को जल पानी मिले ऐसी सरकार की मंशा है, तो उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी काम कर रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ, घनश्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। राज्यवर्धन जी राठौड़ ने प्रश्नकाल में एक बात कही थी कि 4% अपने 5 साल का पैसा अगर विधायक दे देंगे तो स्टेडियम हो जाएंगे हर क्षेत्र के अंदर, ज्यादा नहीं 4% भी खर्च करेंगे तो। देखिए, हमारी सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाए थे, उनका पैसा भी दे दिया था। अब विधायक कोष से पैसा मांग रहे हैं। अभी भी मेरे पास एक पत्र आया था कि वो गाँव में महिलाओं के जो समूह बन रहे हैं उनके लिए बिल्डिंग बनाए। तो आप विधायक कोष में क्यों, सरकार के द्वारा क्यों नहीं बनाए जा रहे? सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है तो वो बात बताई जाए। पर आप इस तरह की बातें करके, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और 1 साल में जिस तरह के सरकार के जनता में जो हालात है, अगर यही हालात रहे तो बहुत जल्दी इन लोगों का मतलब विरोध होने वाला है। आज स्थिति गाँव में चाहे मेडिकल की हो, चिकित्सा की हो, पानी की हो, बिजली की हो, हर क्षेत्र में ये लोग फेल हो गए। 4 घंटे बिजली किसानों को नहीं मिल रही है, बार बार बिजली ट्रिप हो रही है और नए ट्रांसफार्मर मिलने समय पर। तो ऐसी स्थिति पहली बार पैदा हुई है। हमारे सरकार में वसुंधरा जी के टाइम पे 6 घंटे बिजली मिलती थी। आज बिजली के मामले को लेकर के कोल आवंटन का जो मामला था वो भी रामकेश मीणा जी ने उठाया, वो भी काफी गर्माहट भरा रहा। नहीं, कोल आवंटन का हमने कर दिया था, तो हमने जो व्यवस्था सुधारी उसकी वजह से ये लोग कुछ कर पा रहे हैं, और नहीं ये कर ही नहीं पाते। आज स्थिति यह है कि किसानों को 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, 3 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं मिल रहे, और अगर कोई मिल भी रहे तो पैसे खा रहे हैं अधिकारी। तो इस तरह के हालात बिजली के पैदा हो गए हैं। आज पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, जवान परेशान है, आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है। आज मजदूरों की हालत ये है कि उनको काम नहीं मिल पा रहा है। पहले हमारे समय में ऐसी कभी स्थिति पैदा नहीं हुई जो 1 साल में पैदा हुई है। भजन लाल जी कल मेरे क्षेत्र में भी गए थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए, और वहाँ दाल बाटी चूरमा खाने की बात करते हैं, खीर पुआ खाने की बात करते हैं। ऐसी बातों को लोग सुनकर हंस रहे थे। ऐसे लेकिन वो तो मनवार है, हमारी एक परंपरा है, मनवार है। पर लोग चाहते थे भाई ये मुख्यमंत्री आया है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे एरिया का है, कुछ घोषणा करेगा, कुछ विकास की बात करेगा, सड़कों की बात करेगा, अस्पताल की बात करेगा। भाइयों बहनों करके समय निकाल दिया और कोई घोषणा नहीं की। तो लोगों में एक मायूसी है। आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री को लेकिन एक भरोसा दिलाया कि बजट में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। बजट में देखो कुछ नहीं मिलेगा, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और अब जो स्थिति है, आप 1 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? बजट में कुछ नहीं मिलेगा, लोगों को सिर पर गुमराह किया जा रहा है। आप देख लो, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, नरेगा की स्थिति खराब हो गई है, पानी बिजली में। अभी न्यांगली जी कह रहे थे कि जल जीवन मिशन की हालात ये है, पूरे गांव में रोड खोद दिए गए ठेकेदारों के द्वारा और वो काम नहीं कराए जा रहे वापस। तो ऐसे हालात पैदा हो गए। इस स्थिति में ये सरकार गर्त में जाने वाली है। चलिए मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास में। जी हाकम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जी 2008 में वसुंधरा जी जो धर्मांतरण बिल लेके आए थे उसको परिस्थापित किया गया, यानी कि रीइंट्रोड्यूस कराया उस बिल को। नहीं, देखो, जैसे अभी भाटी जी कह रहे थे कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर ऐसा कोई कानून सरकार लाई है कि किसी को जबरन धर्मांतरण कराया जाता है, जबरन किसी को धर्मांतरण कराना गलत है। हम इस जबरन धर्मांतरण कराने के हम खिलाफ हैं। और उस कानून को तो अभी पढ़ेंगे, देखिए उसमें क्या लिखा है, क्या कमी है, क्या उसमें अच्छा है, वो पढ़ने के बाद ही उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। बहस का पहला दिन कैसा रहा? बहस का पहला दिन ठीक रहा, सार्थक ही रहा। विपक्ष के साथियों ने, जो हम बैठे हैं विपक्ष में, तो उन्होंने सरकार को आगाह किया कि आप
एक साल से आपको ऊपर हो गया है, सरकार बने हुए, आप पिछली सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हो। आपके पास कोई पर्सन का जवाब नहीं है, हर पर्सन के ऊपर एक ही बात बोलते हैं कि आपका क्या हुआ है। तो आप एक साल में क्या कर रहे थे, फिर एक साल में आपने क्या किया? आपको एक साल जनता ने एक साल पहले मौका दिया तो आप अब करके बताते। चलो पिछली बार जब बजट सत्र था तो हम इस बात को स्वीकार करते थे कि हर बात पे जवाब देते थे कि आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, आपका क्या, हम मौन थे। लेकिन अब तो ये बताएं कि आपने एक साल में क्या किया, उसका भी जवाब नहीं है। मंत्री सवालों से भाग रहे हैं, एक मंत्री दूसरे के ऊपर डाल रहा है कि मेरा जवाब तुम दे देना। तो इस तरीके से जो बहस जो चल रही है सार्थक बहस है, और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो सरकार गलत कर रही है उसको हम सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हम गलत नहीं करने देंगे, और जो सरकार कोई ठीक काम करेगी तो उसके ऊपर सरकार की मेज थपथपा करके सरकार का धन्यवाद देंगे। तो अभी तक मेज थपथपाने का अवसर मिला आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ है ही नहीं तो किस पर मेज थपथपाएं? अगर कुछ होता तो मेज थपथपाते। इन्होंने कुछ किए नहीं। अभी देखते हैं मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे तो उसमें देखते हैं कि जनता की आवाज, जनता की जो मांग है उस पर मुख्यमंत्री जी कितना खरे उतरते हैं, मुख्यमंत्री जनता को क्या देते हैं। जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि जो लास्ट छोर पे गरीब बैठा है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो गरीब जो ठेला लगाता है, जो रेहड़ी चलाता है, जो टेम्पो चलाता है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी क्या लेकर के आएंगे। आप और मेरे और मनोज जी के लिए तो हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो गरीब एक इंतजार कर रहा है, देखता है सरकार के और की सरकार की कोई योजना से मुझे लाभ मिलेगा क्या। तो इसलिए देखते हैं बजट में क्या लाते हैं, फिर उसमें देखेंगे। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि केंद्र के बजट की छाया इस पे भी दिखाई देगी। गिग वर्कर्स को जैसे एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार भी ये उसमें शामिल कर सकती है। खैर, मैं मनोज जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपका पहले भी आप विधायक रहे हैं, एक बार फिर आप विधायक बने हैं। अभी हाकम जी ने एक बात उठाई कि सवाल का जवाब देना चाहिए। आपके वक्त ये हुआ था, आपके वक्त ये हुआ था। ये सवाल का जवाब में कहीं आप लोगों के बीच में भी चर्चा रहती है या फिर बोलने से पहले कहा जा सकता है? ये देखिए, बड़ी तकलीफ का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने गलत किया तो वो समेट गए, सरकार नहीं आई तो वो क्या सिमटने की नियति में यही कहना चाहें कि पिछली सरकार ने आपने कुछ नहीं किया तो समेट देगी जनता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ, घर में हमारे कोई नई बहू आती है ना, उसके लिए एक सावन ही तक ये रहता है कि वो घर की नई बहू है, उसके बाद तो घर संभालना पड़ेगा ना। इसलिए इनको कहता हूँ, ये वो सावन गया इनका पहला, और वो सावन बजट सत्र जा चुका है। इसलिए इनको वो बहू वाली नई वाली बातें बंद करें और काम के और विजन की बात करें, जनता को लाभ मिले। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी लग रहा है कुछ? देखो 19 तारीख को पता चलेगा, कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक तो वो करें पिछली, अब जब भी आंकड़े बताते हैं ना तो पिछली सरकार के बताते हैं। पिछली सरकार गहलोत जी ने जो किया तो गहलोत जी आज अपने घर बैठे हैं और ये विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। और अगर मैं कह रहा हूं वैसा ही करोगे तो जनता निश्चित रूप से आपको विपक्ष में बिठा देगी। मैं तो ये चाह रहे हैं कि आप दोबारा सरकार बनाओ, आप दोबारा मुख्यमंत्री बनो, लेकिन जनता के प्रेम को जीतकर, जनता के विकास को करके, विजन बता करके आप आगे आओ। चलिए, अभी इसका सब तमाम चीजों का जवाब हमारे साथ गोवर्धन जी हैं, वो देंगे। गोवर्धन जी, अभी आपने सुना आपके साथियों को, उनका कहना है कि आंकड़ों में नहीं उलझाना चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या किया, और अब तो दूसरा बजट सत्र है, इसमें रिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर रिलेवेंट तरीके से दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से ये माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो पिछला बजट पेश किया था, उस समय भी ये कह रहे थे कि ये कोई चुनावी बजट हो सकता है, ये पहला बजट ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आने वाला बजट भी इस जनता के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के विजन के लिए एक सौगात भरा होगा। और एक जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जिस प्रकार से दिन रात यही मेहनत करते हैं कि मैं राजस्थान को विकसित राजस्थान कैसे बनाऊं। जी, अभी जो सवालों के जवाब की बात कर रहे थे अभी, कि जवाबों का उत्तर उसी तरह से दिया जाना चाहिए, पिछली सरकार पे बार बार ही डाल करके नहीं करना चाहिए, उससे बड़ी तकलीफ होती है। जिसने मनोज सिंह ने भी कहा, हाकम अली ने कहा कि भाई ठीक है, पिछले बजट सत्र में तो चली गई, लेकिन अब टू द पॉइंट उत्तर देना चाहिए। नहीं, हमारे जो माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं वो टू द पॉइंट ही जवाब देते हैं। अब हो सकता है कि वो जैसा चाहें वो उसका उत्तर वैसा नहीं मिला, क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ी है कि उसमें जिस क्वेश्चन जो पूछा ही नहीं आप, वो उस पर्सन का वो उत्तर चाहें तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, कैबिनेट है, वो पूरे सक्षम है और वो ठीक ढंग से जवाब भी दे रहे हैं और ठीक ढंग से उनसे बात भी कर रहे हैं। गोवर्धन जी, एक आखिरी सवाल है, आपको भी लगता है कि ये बड़ा सदन है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, राजस्थान का सर्वोच्च सदन है प्रांत का, या एक सार्थक बहस होनी चाहिए, चाहे मुद्दा किसी का भी हो? जी, ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी विषय हो तो उसका उस पर बहस होनी चाहिए और बहस होती भी है यहाँ पर।
आज इस प्रकार से माननीय राज्यपाल जी के भाषण पे बहस से दोनों पक्षों से करवा रहे हैं, पक्ष भी कर रहा है और विपक्ष भी कर रहा है, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो इसका सार्थक उपयोग भी होता है और जनता को भी इस बात को सुनने का मौका मिलता है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, सरकार का क्या विजन है, सरकार ने कितना काम किया है, ये सब बातें उसमें शामिल होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन जी और तमाम हमारे अतिथि हमारे साथ में बड़ी खबर में जुड़े थे और सीधे राजस्थान विधानसभा से ही हमने वो तस्वीरों के साथ साथ आपको दिखाया है कि क्या कुछ विधानसभा में चला। टोटल 4 दिन बहस होनी है, आज के बाद 3 दिन और बहस होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल देंगे, जो 7 तारीख का समय मुकर्रर किया गया है। तो एक रोचक बहस है। उम्मीद यही की जा सकती है कि ये एक ऐसा सर्वोच्च सदन है प्रांत का, जिसे हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। पूरे प्रदेश की निगाहें इस पे टिकी होती हैं कि जनहित के मुद्दों पर बहस होगी, चर्चा होगी और कुछ सार्थक परिणाम भी निकल पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।